ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 2.24 ਰੂਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2.25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ 2.25 ਦਾ ਏ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਡਿਊ। मतलब 1 साल की जो पीरियड है आप फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू टू कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन इन केस अगर 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦਾ, उस तो बाद किवें प्रेजेंट होएगा। अगर तो सबॉर्डीनेट ऑफिस का बिल है तो HOD की परमिशन नाल, और HOD का बिल है तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के परमिशन के नाल प्रेजेंट हो जाएगा। जो ये प्रोविज़न है अप्लाई नहीं होंदा, किस किस से अप्लाई नहीं होएगा। देखो, द पेमेंट ऑफ क्लेम परटेनिंग टू पेंशनर्स पेंशन तो रिलेटेड है कोई क्लेम, फॉर एज डिपार्टमेंट डिसपर्सिंग ऑफिसर ने कोई पेमेंट की है स्पेशल रूलों के विच, या फिर पैटी क्लेम्स जो कि 500 रुपए की लिमिट तक दी ने उस लिए अप्लाई नहीं होएगा। ये जो थर्ड पॉइंट है पैटी कैश के लिए, पैटी जो क्लेम्स ने उसकी लिमिट दसी गई है कि विदिन 1 एक्सीडिंग 1 ईयर, लेकिन लैस दैन 3 ईयर का टाइम अगर है तो ही वो पैटी क्लेम्स के उत्ते रूल अप्लाई नहीं होएगा। अदरवाइज अगर 3 ईयर तो ऊपर हो गया, टाइम बार्ड हो गया, और जो टाइम बार्ड क्लेमां के लिए रूल है वही अप्लाई हो जाएगा। नैक्सट जो क्लॉज है बी क्लॉज की कहना, देखो जो भी क्लेम ने गवर्नमेंट इंप्लॉय दे रिगार्डिंग एरियर ऑफ पे और अलाउंसिस तो रिलेटेड ने जो क्लेम, जिमें टीए हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, अंडर पेमेंट होगी, फी और अलाउंसिस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इस तो रिलेटेड क्लेमां के बारे की कहा गया है कि अगर 1 साल तो ऊपर का टाइम हो चुका है लेकिन लैस दैन 3 ईयर है तो की करना है। सेम केस जो आप पहले पढ़िया कि अगर सबॉर्डीनेट ऑफिस का है तो HOD उसनों स्क्रूटनी करेगा। अगर HOD का है तो स्क्रूटनी कौन कहे मतलब रैफर करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा रैफर की जाएगी। उस बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है कि ऑल द क्लेम अंडर क्लोज A और B विच आर मोर दैन 3 ईयर शैल बी रैफर टू द AD फॉर इन्वेस्टिगेशन। 3 साल के उपर की गल करिए, अगर हुण तक आप 1 तो 3 साल के विच ते क्लेम अगर प्रेजेंट किए जाते हैं तां दी गल कीती सी। हुण आपां कहने कि 3 साल तो भी उपर हो गया तो AD जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए रैफर कर देगा। नैक्सट पॉइंट विच लिखा है कि अगर 1 महीने के विच क्लेम प्रेजेंट नहीं किया जाता तद भी आपां नूं उसकी डिले जरूर मैंशन करनी है विद रीजन, ठीक है। उस तो बाद ई पॉइंट के विच ट्रैवलिंग अलाउंस तो रिलेटेड टाइम बार्ड की लिमिट दसी गई है 1 ईयर है, और सिर्फ ये टीए लिए अप्लाई नहीं होगा जो उसके नाल डेली अलाउंस मिलता है। अगर टूर वगैरह ते आप गए हैं तो 1 ईयर उस डेली अलाउंस के लिए भी ये लिमिट एप्लीकेबल होएगी। और सेम गल कित्थे लिखी गई है, टीए रूलों के विच भी लिखी गई है। उसके बाद एफ पॉइंट के विच लिखा गया कि लिमिटेशन एक्ट के जो भी टाइम बार्ड की लिमिट दसी गई है उस तो बाद कोई भी बिल प्रेजेंट होंदा तो उसनों रिफ्यूज़ किया जाएगा जब तक कि कोई प्रायर अप्रूवल कंपीटेंट अथॉरिटी तो नहीं ले ली जाती। जी पॉइंट की कहता है कि रीजन सबमिट किया जाएगा जिस अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन मतलब रैफर करना है क्लेम, उसनों प्रॉपर रीजन सबमिट किया जाएगा। देखो सैकेंड रूल के विच जो 1 ईयर की लिमिट दसी गई सी ए और ई दे विच उसके स्टार्ट होने का डे दसिया गया है कद कल स्टार्ट होएगी। देखो जे ट्रैवलिंग अलाउंस का है तो जिस दिन हैडकुआटर रिटर्न होगी तुहाडी वापसी होगी उस दिन तो डे स्टार्ट कर दिते जाएंगे 1 ईयर की काउंटिंग। कोई ऑफिशिएटिंग पे हुई है तो डेट ऑफ सैंक्शन हो जाएगी, ठीक है। लीव सैलरी का कोई एरियर है तो जिस दिन लीव ग्रांट हुई उस डे तो सैंक्शन मतलब जो 1 ईयर की कैलकुलेशन होएगी। और बाकी अदर क्लेम्स के लिए की होएगा जिस दिन प्रेजेंट किए गए ने ट्रेजरी। इन अदर केस फ्रॉम द डेट ऑन विच अ क्लेम बिकम ड्यू टू द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेड ऑन एट ट्रेजरी, और इन केस हाउएवर विच एन अलाउंस हैज़ बिन क्लेम बट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम ऑब्जेक्शन टेकन पेमेंट हैज़ बिन डिले। ऑब्जेक्शन की वजह तो डिले होगी पेमेंट तद इनकार नहीं किया जा सकता है, मतलब 1 ईयर वाली लिमिट उत्थे कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि वो तो ऑब्जेक्शन जब सैटिस्फाई हो जाएंगे तो पेमेंट और क्लेम अपने आप ही राइज हो जाएगा। लेकिन उसने क्योंकि प्रेजेंट विद इन टाइम कर दिता लेकिन ऑब्जेक्शन की वजह तो डिले हो गया तो जो 1 ईयर की लिमिट है वो कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है। थर्ड पॉइंट के लिखा गया है कि कोई भी जो ऊपर ए और बी दे विच क्लेम की टाइम लिमिट दसी गई है आप स्टार्ट किस डे तो करना है फ्रॉम द डे ऑफ चार्ज बिकम पेबल तो आप कैलकुलेशन पीरियड की स्टार्ट कर लेनी है। इन केस रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट नाल कोई सैंक्शन हुई है तो आप रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट तो डेट नहीं लैनी। डेट कौन सी केड़ी होएगी, डेट ऑफ सैंक्शन जिस दिन ऑर्डर निकलिया है उस दिन तो आप
जो पीरियड है वो स्टार्ट कर देंगे कैलकुलेशन का। 2.27 नो पेमेंट मे बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज टू पे, कोई भी पेमेंट नहीं की जाएगी रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ पे अंटिल उसके लिए कोई बजट एस्टीमेट सैंक्शन नहीं होया। नैक्सट पॉइंट 2.28 इस दे विच सिर्फ की लिखा गया है एंडोर्समेंट की गल्लां कीतियां गईयां ने कि कोई भी जो चैक है या बिल है वो सिर्फ एक बारी ही एंडोर्स होएगा, तो कैन बी एंडोर्स ओनली वंस। उस तो बाद यह तो आप पार्टी नूं दिता तो वंस हो गया, ठीक है। जिवें मान लो ये डिपार्टमेंट है, इसने पेमेंट देनी है पार्टी पी नूं, तो इत्थे देखो बिल एंडोर्स होया इस दे नाम, मतलब चैक एंडोर्स होया लगा लो, इसने अपने बैंक नूं प्रेजेंट कर दिता पेमेंट के लिए। हुण बैंक की करता है, कई बारी इसके खुद के भी एजेंट होंदे ने जो कलैक्शन करते हैं, यह हो गया बैंक का एजेंट। तो देखो सिर्फ एंडोर्समेंट, इस 3 तो इलावा कोई एंडोर्समेंट नहीं होएगी कदे भी, मतलब एंडोर्समेंट का मतलब है कि ट्रांसफर नहीं होएगा किसी नूं क्लेम, ठीक है। तो पार्टी नूं फिर बैंक नूं ज़्यादा तो ज़्यादा बैंक के एजेंट नूं एंडोर्समेंट हो जाएगी। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट है, देखो नैक्सट है चैकिंग ऑफ चार्ज एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन। इस लिखा है कि जो भी क्लेम प्रेजेंट होएगा उसका प्रॉपर ऑडिट होएगा। एजी देखेगा कि उसके कोई इरेगुलर या एक्सेस पेमेंट है तो उसकी रिकवरी के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और एक गवर्नमेंट इंप्लॉय नूं वार्निंग स्लिप भी इशू की जाएगी। 2.30 की कहता है कि जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है उसनों अपनी जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगने उसनों प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, मतलब प्रॉपर अटेंड करना चाहिए। कोई भी अगर मतलब उसने अपनी रिप्लाई देना है किस दे अगेंस्ट देगा, क्योंकि ट्रेजिंग ऑफिसर ने किया होगा उसमें एक लैटर या फिर मैमोरेंडा या ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट इशू की होगी, उसका रिप्लाई उसनों 15 दिन के विच देना पैना है। उस तो बाद 2.30 की कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर ऑडिट ऑफिसर नूं चाहिए है, ठीक है, ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर नूं कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो गवर्नमेंट इंप्लॉय की ड्यूटी है कि उसने प्रॉपर अटेंड करे, उसने प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करे रिकॉर्ड नूं, मतलब जो भी उसके हत्थ दे अंडर है रिकॉर्ड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कोई फैक्ट उसनों प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए है ऑडिटर और अकाउंट ऑफिसर नूं। नैक्सट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरचार्ज। इस यही लिखा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, देखो ड्रॉयर के हत्थ है सारा फंड, तो ड्रॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पे अलाउंसिस कंटीजेंट के कोई भी ओवरचार्ज ना होए, ना ही फ्रॉड हो, ना ही मिस एप्रोप्रिएशन होए। अगर हो जाता है तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉयर की ही फिक्स की गई है। इसलिए लिखा इस पैरे के लिखा गया है कि उसनों प्रॉपरली फाइनैंशियल जो चैक अपलाई होने चाहिए ने किसी भी क्लेम तो रिलेटेड उसके नाल वैल वर्स्ड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है। और सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, उस तो बाद उसने क्या करना है कैश बुक नूं ट्रेजरी दे नाल हमेशा रिकनसाइल करके रखना है एट द एंड ऑफ द मंथ। जिमें ही मंथ कंप्लीट होया उस तो अगले 15 दिन के विच ट्रेजरी ऑफिसर तू अपनी जो भी ट्रांजेक्शन की डिटेल मंगवाएगा और रिकनसाइल भी करना है। नैक्सट पॉइंट की कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर की। उस तो बाद की लिखा है विच ब्रिंग दैम अंडर लाइबिलिटी टू मेक द गुड एनी लॉसिज। कोई भी लॉस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलिंग ऑफिसर की फिक्स कर सकते हैं, नाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसनों जो भी लॉसिज है उसनों गुड करना। गुड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी इंप्लॉय नूं आपां पेमेंट एक्सैस कर दी है तो उस तो रिकवरी करके उस लॉस नूं कवर करे, ठीक है। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंट्रोलिंग ऑफिसर की है। उस बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर देयर पार्ट शुड रिगार्ड इट एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी टू इंस्पैक्ट द ऑफिस ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबॉर्डिनेट के ऑफिस नूं प्रॉपर इंस्पैक्ट करे, नाले देखे कि उन्होंने क्या क्या इंटरनल चैक लगाए हुए हैं, ठीक है। बिफोर काउंटर साइनिंग द बिल फॉर एक्सपेंडिचर सबमिटेड बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर दे शुड सी वैदर एक्सपेंडिचर वर रियली नेसेसरी, क्या जरूरत सी उस एक्सपेंडिचर करने की, रेट प्रॉपरली चार्ज ने या फिर पेमेंट हैव बीन प्रॉपरली वाउच्ड फॉर और कवर्ड बाय बजट एप्रोप्रिएट, तो बजट भी हैगा या नहीं, सब चीज़ा चैक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलिंग ऑफिसर की। उस तो बाद नैक्सट यही लिखा गया कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी ओवर पेमेंट हो गई तो या तो ट्रेजरी ऑफिसर या फिर जो डिसबर्सिंग ऑफिसर दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और उस तो रिकवरी की जा सकती है। उस तो बाद देखो नैक्सट आता है कंट्रोल ओवर अकाउंट। कंट्रोल ओवर अकाउंट क्या है, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई अकाउंट्स मेनटेन करना कर रहा है उसनों यह नहीं देखना कि सिर्फ उसकी उसनों सैटिस्फैक्शन हो जाएगी अकाउंट मेनटेन ने प्रॉपर, उसने सबमिट किसनों करने ने एजी नूं, इसलिए एजी की सैटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। उसनों सैटिस्फाई की कराना है एजी नूं कि क्लेम हैज़ बीन असैप्टेड इज़ वैलिड, वैलिड क्लेम्स ने कंप्लीट प्रूफ के नाल ने। उस तो बाद कंप्लीट अकाउंट इज़ कंप्लीट ने ऑल रिस्पैक्ट, सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द अकाउंट शुड बी सो कैप्ट सो फुली रिकॉर्डेड होने चाहिए ने मेड इन टू द पर्टिकुलर ऑफ एनी केस इवन दो सच इंक्वायरी में
बी एज टू इकोनॉमी एंड बोनाफाइड ऑफ ट्रांजैक्शन, बोनाफाइड ने इकोनॉमिकली मेड किए गए ने। इट इज़ फर्दर एसेंशियल दैट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट मेजरमेंट एंड ट्रांजैक्शन इन जनरल मस्ट बी सो क्लीयर एक्सप्लीसिट होनी चाहिए। सैल्फ कंटेन, सैल्फ कंटेन का मतलब कि कोई भी उसनों पढ़े तो उसनों पता लग जाए कि क्लेम किस तो रिलेटेड है, कद मतलब की नसैसिटी सी, मतलब प्राइमा फेसी अपीयर होना चाहिए वाउचर तो कि पेमेंट किस लिए की जा रही है। ठीक है, उस तो बाद बी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट द ग्रांट अलॉटेड, भी जिस लिए ग्रांट आई है उसी लिए ही एक्सपेंडिचर होए। इज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसबर्सिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर और HOD दी बनती है। नैक्सट आता है इंटरनल चैक। इंटरनल चैक क्या है कि हुण पेमेंट्स हो रही ने, फंड्स ने डिपार्टमेंट को, तो इंटरनल चैक भी बनते हैं। इंटरनल चैक का मतलब है कि स्टैप बाय स्टैप किते ना किते लूप होल्स ने वो फड़े जान। ठीक है, कोई भी फंड की लीकेज होनी है पता है अपन उत्थे ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਉਸਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ मान लो कि कोई एम्बेजलमेंट करके पेज फाड़ के दोबारा ना लगा सके। ठीक है, इस तरीके दी जो चैक ने वो इंटरनल चैक ही ने। तो इस तरीके नाल कंट्रोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि सारे जो वेस्ट या फ्रॉड होने के तरीके ने उसनों इंटरनल चैक के द्वारा रोक सके। उस तो बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेज सस्टेन थ्रू फ्रॉड एंड नैगलीजेंस ऑफ इंडिविजुअल। इस पॉइंट में सिर्फ इन्ना ही कहा गया कि ये गवर्नमेंट इंप्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई नैगलीजेंस की वजह तो डिपार्टमेंट में कोई भी लॉस हो जाता है फ्रॉड दे या जो भी है। इस दे रिगार्डिंग प्रिंसीपल रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेज सस्टेन बाय गवर्नमेंट, नैगलीजेंस की वजह तो एम्बेजलमेंट हो जाती है या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी है, उसकी जो रूल्स ने वो अपेंडिक्स 1 दे विच लिखे गए ने। नैक्सट आ जाता है लॉस और डिस्ट्रक्शन हो गई है किसी प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट की, तो आप क्या करना है, अगर तो 200 रुपये तक ही है डिस्ट्रक्शन तो पुलिस को इनफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 200 रुपये तो उपर का अमाउंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्रॉपर्टी की तो पुलिस को इन्वैसटीगेशन के लिए आप दसना है। इस तो इलावा और कद कद दसना आप इन्वैसटीगेशन लिए कोई भी रिकॉर्ड मिस हो गया, आर्म एम्यूनीशन फायर थैफ्ट और सस्पैक्टेड स्पॉट गेज होगी तो भी अपन पुलिस को दसना पैना है ताकि इन्वैसटीगेशन प्रॉपर हो सके। तो अज के लिए बस इन्ना ही। इन केस कोई क्वेरी है तो कमेंट सैक्शन के विच लिख सकते हो और आप कोशिश करांगे कि अपने अगले डिस्कशन के विच आप चैप्टर 2 कंप्लीट कर लीए। धन्यवाद।